नमस्ते दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 COP NABH केयर ऑफ पेशेंट। अगर इसमें हम नट एंड सेल में स्टार्टिंग करना चाहें कि इंटेंट ऑफ द चैप्टर क्या है, तो इंटेंट ऑफ द चैप्टर है कि किसी भी पेशेंट की जो केयर है, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक, यूनिफॉर्म क्या कि अगर मान लो सिमिलियर पेशेंट हैं तो उनके जो केयर है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। केयर ऑफ डिलीवरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो रिटन गाइडेंस है, एप्लीकेबल लॉ है, रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी लागू हों, लेकिन ट्रीटमेंट में जो उसके साथ पेशेंट का व्यवहार वाला पार्ट है उसमें सब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे अमित जी आप यूनिफॉर्मिटी क्यों कह रहे हो, यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए सब चीज़ें। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। ठीक है, आपने वेंटिलेटर लगा दिया, तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपने उसमें दिया, एक नर्सिंग स्टाफ वहाँ रखा, एक डॉक्टर देख रहा है, सब देख रहा है, ऐसे करके 4 पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर। तभी कोई प्रभावी व्यक्ति आता है, प्रभावी में ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, लीडर्स भी हो सकते हैं और अधिकारी भी हो सकते हैं, बाहुबली भी हो सकते हैं। वो आए और उन्हें केवल हेडेक था। तो क्या हुआ कि हेडेक की वजह से उनको भर्ती किया गया अच्छे रूम में। एक नर्सिंग स्टाफ भी है, एक डॉक्टर साहब भी हैं, उनको स्पेशल। अब आप ये बताइए यूनिफॉर्म केयर रही क्या ये, कि आप यूनिफॉर्म केयर प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स इसमें कहता है आप प्रोटोकॉल्स जितने हैं उतने फॉलो कीजिए। ये कहता है जो लॉस हैं, जो वहाँ के लॉ हैं वो आप सारे पूरे कीजिए, और इन सब चीज़ों जो गाइडलाइंस दी गई हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको आप मानिए, लेकिन यूनिफॉर्म ऑफ केयर फॉर ऑल पेशेंट रखिए। देखिएगा आज ना कल इस पर बिजनेस पर भी प्रभाव पड़ता है। NABH में बिजनेस कहाँ से आ गया, तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था ये प्योर NABH नहीं है, ये NABH के 5th एडिशन प्लस हमारा 2001 से लेके 21 तक का एक्सपीरियंस ये भी। आप स्पेशल केयर जिन लोगों को देते हैं उनसे आपने दिया, आप मान लो मैं आपके हॉस्पिटल गया, आपने मुझे एक GDA, एक हाउसकीपिंग, एक डॉक्टर, एक नर्स रख दी। पास के रूम में दूसरा पेशेंट है, वो भी उतना पेड कर रहा है जितना मुझे करना। हो सकता है मुझे आप ज़्यादा डिस्काउंट दो क्योंकि मैं प्रभावशाली हूँ, हो सकता है मैं पैसे भी ना दूँ, और ये भी हो सकता है कि आप मेरा बिल मेरे घर भिजवाओ। दूसरा पेशेंट उतने ही पेमेंट कर रहा है, वो पेशेंट आपके साथ वो क्या देख रहा है, अगली बार वो भी झगड़ा करेगा। आप ये कल्चर बना रहे हैं, अगली बार वो भी आपके चेयरमैन से ही फ़ोन करवाएगा। उसको पता चल गया कि झगड़ा और प्रभावी ढंग से प्रभावशील होने से स्पेशल केयर मिलती है, तो उसका इस्तेमाल करेगा। नहीं, हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में हर एक व्यक्ति प्रभावी है, हर एक व्यक्ति को प्रभावशील हमें ऐसी केयर देनी है कि जो हम एक VIP को देते वो हमारे एक आम पेशेंट को भी दें। सारे पेशेंट हमारे VIP हैं। बस आप देखिए, फिर कभी आपके 100 पेशेंट होने के बाद 10 पेशेंट नहीं होंगे, क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति रिकमेंड करेगा कि वहाँ जाओ, वहाँ यूनिफॉर्म केयर है और पेशेंट की केयर पर वो लोग ध्यान देते हैं। हाई रिस्क पेशेंट है उस पर स्पेशल केयर करते हैं, जितने भी ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट हैं उनको पूरा पालन करते हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं उनके लिए उनके यहाँ व्यवस्था है। सेडेशन एनेस्थीसिया जो होता है उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। कोई सर्जिकल पेशेंट होता है तो साहब उसकी बहुत ढंग से एक दिन पहले एडमिट होता है, फिर उसके सारे उसके जितने भी प्री ऑपरेटिव जो प्लान सर्जरी हैं, प्री ऑपरेटिव जो वर्क है वो सब होते हैं, बड़ा अच्छा ध्यान रखा जाता है। तो देखिएगा पेशेंट भी आएंगे और आपको यश भी मिलेगा। खैर
5 मिनट आज हमारे इसमें गुजर गए। अगली बात, मेन बात पे आते हैं साहब, केयर ऑफ पेशेंट में कितने स्टैंडर्ड हैं। केयर ऑफ पेशेंट में आपके टोटल 20 स्टैंडर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 20 स्टैंडर्ड। चैप्टर का नाम केयर ऑफ पेशेंट और शॉर्ट में कहते हैं इसे COP। अब केयर ऑफ पेशेंट के COP में जो आपके 20 होते हैं स्टैंडर्ड, साहब वो कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं? तो हम आपको स्टैंडर्ड भी बताएंगे और स्टैंडर्ड्स के साथ जो उनमें करना है, आपको याद करना है कि हर स्टैंडर्ड हमें क्या बता रहा है, हमें उसमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल में उन स्टैंडर्ड के साथ क्या होना चाहिए। तो वो मैं आपको शुरू करता हूँ। अब हमारी कंप्लीट हो गई 6 मिनट और 6 मिनट के बाद हम आ जाते हैं एकदम मुद्दे पर। मुद्दा है COP 1, पहला स्टैंडर्ड। फिर वही बात जो मैंने कही थी, वहीं से शुरू हुआ ये। यूनिफॉर्म केयर टू पेशेंट इज प्रोवाइडेड इन ऑल सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज गाइडेड बाय रिटन गाइडेंस एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। भाई ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, यूनिफॉर्म ऑफ केयर पेशेंट की होनी चाहिए। जो भी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में गाइड्स हैं, जो आपने गाइडलाइन बनाई है, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, वो रिटन गाइडलाइंस के अनुसार, एप्लीकेबल लॉज के अनुसार और रेगुलेशन के अनुसार यूनिफॉर्म केयर होनी चाहिए। हम आपसे पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। COP 2 कहती है इमरजेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद रिटन गाइडेंस एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। अब भैया इमरजेंसी सर्विसेज, जो आपकी इमरजेंसी सर्विस है, वहाँ पे जो लॉ और रेगुलेशन है उसके अनुसार, जैसे कि मान लो कोई MLC केस है तो पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप पुलिस इन्फॉर्मेशन भी भेजेंगे, जो MLC करानी है वो भी कराएंगे। साथ में क्या करेंगे, जो आपका रिटन गाइडेंस, जो डॉक्टर्स ने एक रिटन गाइडेंस दिया है उसका पूरा फॉलो करेंगे कि भाई इस पेशेंट की इस तरह से हमें असेसमेंट करना है, इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है तो उसका रीअसेसमेंट करना है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देना होता है। अब मान लो 10 पेशेंट आपकी इमरजेंसी में आ गए, एक कैजुअलिटी है और इमरजेंसी में क्या हुआ कि आपके 10 पेशेंट आ गए। अब 10 पेशेंट में भाई साहब क्या होता है, कभी कभी आपका एक पेशेंट सीरियस था, वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अब दूसरा पेशेंट, पता चला कि पहला तो जो स्टेबल हुआ और तीसरा पेशेंट बहुत सीरियस हो गया। तो आप ये तो नहीं कह सकते भाई ये पहले आया था, ये बाद में आया था और ये तीसरे नंबर पर आया तो अभी इसका नंबर हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो आपको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा बार बार कि हमारा कौन सा पेशेंट हमें पहले लेना है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। और दूसरा, एडुकेट और एप्रोप्रिएट रिसोर्स आपको इमरजेंसी में रखनी होगी ताकि आप इजीली एक्सेसिबल हो आपकी जो भी मैनेज इमरजेंसी हो। दूसरा, इमरजेंसी क्राउड भी मैनेज करना पड़ेगा, ये भी COP 2 में आता है। इमरजेंसी क्राउड, भीड़ हो जाती है, उसको भी मैनेज करना है। जो फ्लोर मैनेजर्स हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। उसके साथ क्राउड, ये नहीं कि क्राउड हो गया तब आप उसे ख़त्म कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ द पेशेंट ओवर क्राउडिंग इस प्लान, ये प्लान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये कहता है, इमरजेंसी केयर इज प्रोवाइडेड इन कंसोनेंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड इन द अकॉर्डेंस विद द रिटन गाइडेंस। जो भी नियम और कानून और रिटन गाइडेंस है उसके हिसाब से, मेडिको लीगल के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया, और जो हमारा वहाँ स्टाफ हो वो भी लीगल और योग्य होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में कम से कम MBBS डॉक्टर होना चाहिए, क्रिटिकल केयर डॉक्टर की अप्रोच होनी चाहिए, जो स्टाफ हो वो ACLS होना चाहिए। और दूसरी भाई साहब, COP 2 में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, एडमिशन, डिस्चार्ज टू होम, ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज डॉक्यूमेंटेड। यानी कि COP 2 आपको ये कहता है कि आपका जो भी इमरजेंसी में पेशेंट आया, कई बार पेट में दर्द करके आया, आपने उसको जो है पेन किलर दिया, पेशेंट को आराम हो गया तो वो घर चला गया, या आपको वो फैसिलिटी आपके यहाँ स्कोप ऑफ सर्विसेज में नहीं है ही नहीं, आपको रेफर टू हायर सेंटर करना पड़ा, ठीक है। या ये सब चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एक भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, कान खोल कर बिल्कुल ध्यान करके सुन लीजिए, एक भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, आके चला गया, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। खैर,
अब आ जाते हैं COP 3 पर। अब नट एंड सेल में मैंने बता दिया, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, डिस्चार्ज होता है, ट्रांसफ़र होता है, लामा होता है, एडमिट होता है, नहीं होता है, ये सब आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। COP 3, एम्बुलेंस सर्विसेज एंश्योर सेफ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन विद द एप्रोप्रिएट केयर। COP 3 है। तो एम्बुलेंस सर्विसेज एंश्योर करें कि सेफ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन केयर होनी चाहिए। कि एम्बुलेंस का क्या कहता है कि भाई देखो, पहले तो वहाँ के नियम और जो लॉ हो उसके अनुसार आपकी एम्बुलेंस पास होनी चाहिए, एक। दूसरा, उसमें ACLS स्टाफ हर समय तैनात होना चाहिए, 2। तीसरा, ड्राइवर भी योग्य होना चाहिए, उसे भी BLS आना चाहिए, 3। चौथा, अगर ACLS एम्बुलेंस है तो उसमें इक्विपमेंट की प्री मेंटेनेंस रेगुलर होती रहनी चाहिए, 4। उसके बाद क्या है, एम्बुलेंस की एक चेक लिस्ट होती है, उस चेक लिस्ट से डेली एम्बुलेंस चेक होनी चाहिए। कैसे? ऑक्सीजन ओके है, मॉनिटर ठीक है, वेंटिलेटर ठीक है, और जिसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हुए वो ठीक है, लॉग बुक ठीक है, चेक जो उसका जो है बाकी जो प्री मेंटेनेंस का जो सिस्टम है वो ठीक है। ये सब चीज़ें हमें रेगुलर वहाँ पे चेक होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अभी एक इमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए, तो अब आपने क्लिक किया कि रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी एम्बुलेंस की, तुरंत ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक्टिवेट हो जाए, 5 मिनट में एम्बुलेंस चली जाए। ऐसा सिस्टम ना हो कि पहले ड्राइवर साहब को ढूंढ रहे हैं, फिर GDO को ढूंढ रहे हैं, अब नर्सिंग स्टाफ को ढूंढ रहे हैं, आधा घंटा आपकी एम्बुलेंस को निकलने में हो गया। तो क्या हुआ इमरजेंसी सर्विस का? दूसरा पेशेंट तो गया ना। एम्बुलेंस सर्विस का मतलब लोग ये सोच के चलते हैं कि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उधर कॉल हुई, उधर आपका पेशेंट पहुँच जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये भी करना है कि जो इमरजेंसी मेडिकेशन है वो हर समय अवेलेबल है या नहीं है। इक्विपमेंट आपको चेक करने हैं, एक चेक लिस्ट रखनी होनी चाहिए कि ये इक्विपमेंट भी है, ये इक्विपमेंट भी है, ये इक्विपमेंट भी है, सारे इक्विपमेंट चेक लिस्ट भी होनी चाहिए जो डेली चेक होती है, ठीक है। और ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, ऐसा नहीं रोज़ बदल रहे हैं और उनका पता ही नहीं, उनको ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ACLS BLS की ट्रेनिंग नहीं है ना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं आपके COP 3 पर। COP 3 आपकी क्या कहती है? COP 3 आपकी हो गई, एम्बुलेंस वाली हो गई। अब आते हैं COP 4 पर। COP 4 क्या कहता है? COP 4 कहता है द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट्स मैकेनिज्म फॉर द केयर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग कम्युनिटी इमरजेंसीज, एपिडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर। भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रिटन प्लान होना चाहिए, जो वहाँ बीच बीच में चेक भी कर लिया, साल में कम से कम एक बार चेक भी होना चाहिए, ट्वाइस। NABH कहता है जो प्लान है आपका वो 2 बार चेक होना चाहिए। किस चीज़ के लिए चेक होना चाहिए? कि अगर आपके यहाँ कोई डिजास्टर हो जाता है, पोटेंशियल कम्युनिटी में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई एपिडेमिक्स आ जाता है या कोई डिजास्टर हो जाता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो प्लान होना चाहिए। और आपका जो फैसिलिटी लेवल के जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स लेवल हैं उनके द्वारा भी चेक होना चाहिए साल में कम से कम 2 बार, इंक्लूडिंग जो आपके। और आपको क्या चेक करना है? अवेलेबल ऑफ मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड मैन पावर, मैन मशीन की आपको व्यवस्था देखनी है, और मटेरियल्स की सदैव। अब आते हैं COP 5 पर। COP 5 है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ गया यूनिफॉर्मली, यानी कि भैया CPR भी यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करा दें भैया। ऐसा ना हो ये तो VIP साहब हैं, इन्हें तो अभी दौरा भी नहीं पड़ा और दिक्कत हो रही है, तो CPR की पूरी ट्रेनिंग टीम वहीं खड़ी है, क्योंकि ये VIP है, पावरफुल है। और दूसरा आदमी, उसके लिए व्यवस्था नहीं, ऐसा देखा जाता है। दूसरा कि भैया जो VIP को आप CPR दोगे वही गरीब को दोगे, वही अमीर को दोगे, यूनिफॉर्मली होना चाहिए भाई। अब ये इसमें दिया गया है, शायद कहीं कहीं नहीं होता होगा, या जो भी देखा होगा कहीं किसी लोगों ने SSRs ने देखा होगा, शायद दिया होगा, लेकिन ये तो होता ही है। तो दूसरा क्या है? ऑल टाइम ये सर्विस प्रेजेंट रहनी चाहिए। यूँ कोड बिल हुआ तुरंत, कोई दिक्कत है तुरंत, ठीक। जो कार्डियोपल्मोनरी जो आप CPR कर रहे हैं
उसकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एकदम असाइन होनी चाहिए कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में पूरा कि ये लोग हैं, इनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अगर हमारा कोड होता है तो तुरंत ये लोग हर समय होंगे। इक्विपमेंट, मेडिकेशंस सब अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं पता चला साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके भाग रहे हैं। कुछ अस्पतालों में देखा गया है जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो जीडी भागता है, अरे सर ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है, दूसरा लाना है। भाई साहब ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इक्विपमेंट, खासतौर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह भी हमारे ओके रहें। और एक कमेटी होती है जो पोस्ट इवेंट एनालिसिस करेगी सीपीआर के बाद, कि भाई सीपीआर हुआ तो जो इसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, कोई डॉक्टर्स होंगे और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, ये एक बार एनालिसिस करेंगे, हाँ भाई ये जो सीपीआर था ठीक था या इसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता था। एक कमेटी आपके पास होनी चाहिए रिटिन। और अगर कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है तो कापा होना चाहिए साहब। कापा कौन है? कटप्पा वाला कापा नहीं है, ये करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या लिए हैं उसका भी आपका पोस्ट एनालिसिस में लिखना होगा, आप पर डेटा होना चाहिए, ठीक। अगर कुछ हुआ है जैसे फॉर द एग्जाम्पल भैया सीपीआर हुआ, सब एक पेशेंट सीरियस हुआ, कोड ब्लू हुआ, यार आपने सीपीआर किया, सब कुछ किया, लेकिन बीच में भीड़ थी, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर वो भीड़ नहीं होनी चाहिए थी और हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है। करेक्टिव एक्शन तो ये हो गया कि उस समय भीड़ हटा दी, और प्रिवेंटिव एक्शन क्या हुआ, मेजर क्या लिया कि भाई आगे से भीड़ ना हो, गार्ड को हमने वहाँ पे सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट फ्लोर पे सीपीआर हुआ है और अभी आपको पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करना है, वो जो लिफ्ट थी, लिफ्ट वो पेशेंट उसमें लेके 5 फ्लोर पे चले गए, फिर 0 पे आ गए, फिर तो आपके पेशेंट को डिले हो रहा है। तो फिर आपने कहा नहीं, करेक्टिव एक्शन ये है कि यहाँ पे करेक्टिव मेजर ये है कि यहाँ पे लिफ्ट होनी चाहिए, और प्रिवेंटिव ये है कि अगली बार हम ऐसी सेटिंग करेंगे जब भी कुछ होगा तो सारी लिफ्ट खाली होगी, तुरंत वहाँ पहुँचेगी और स्टे करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। COP6 क्या कहती है भाई साहब? नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्सोनेंस विद क्लिनिकल प्रोटोकॉल। देखिए भाई साहब, अब आप कह रहे होंगे भैया यहाँ तो बहनें भी हैं, भाई साहब ही क्यों? तो ठीक है दोस्तों, हम आ जाते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं COP6 में कि नर्सिंग केयर जो है, पेशेंट की जो भी नर्सिंग केयर है वो इन कॉन्सोनेंस विद क्लिनिकल प्रोटोकॉल के साथ होनी चाहिए, क्लिनिकल संगत होनी चाहिए। जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल हैं, जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं उसके अनुसार ये होनी चाहिए अपने आप। जैसे कि अब रिटिन गाइडेंस नर्स को मिला कि भाई जो है ये कोई पेंटोप है, पेंटोप को 10 ml NS में डाइल्यूट करके सिलो लगाना, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए, इसको नहीं ड्रिप में डाल दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं। उसके बाद क्या है, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हमारे पास होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करती हो। क्या है और क्या होना चाहिए, जो हमारे बड़े डायरेक्टर लोग हैं, सब लोग हैं, बैठ के गाइडेंस अपने यहाँ बना सकते हैं और इम्प्रूव करके कि हम ऐसा करेंगे, ये और हो सकता है। वो आगे चलते हैं, जो एक्यूटी बेस्ड स्टाफिंग है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। और क्या कर सकते हैं, जो भी नर्सिंग केयर है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए। तीसरी क्या है कि जो एप्रोप्रिएट एजुकेट हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने चाहिए और सेफ एंड इफ़िशिएंट नर्सिंग केयर के लिए, ठीक है। आगे क्या है, नर्सेस आर एम्पावर्ड टू मेक पेशेंट केयर डिसीजन विद इन देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। बहुत बड़ी बात है, आप समझ ही गए होंगे कि नर्सेस आर एम्पावर्ड टू मेक पेशेंट केयर डिसीजन विद इन देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। वही RMO को होनी चाहिए, वो नर्सेस को भी होनी चाहिए। आगे आते हैं COP7 पर। COP7 क्या कह रही है? COP7 कहता है आपका क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन सेफ मैनर। भाई जितने भी क्लिनिकल प्रोसीजर हैं वो
क्या होने चाहिए, सब बेस्ड होने चाहिए ऑन द क्लिनिकल नीड ऑफ द पेशेंट। भाई साहब ऐसे ही होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम कोई उल्टे सीधे कर लेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। क्या होता है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल नीड ऑफ पेशेंट होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन रिटन गाइडेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन करे, प्लान वे में करे, असिस्ट जो भी कर रहा है परफॉर्मिंग वो भी क्वालिफाइड हो, ठीक है। और प्रिवेंट करे इस चीज़ को कि कभी भी एडवर्स इवेंट या रोंग पेशेंट, रोंग प्रोसीजर, रोंग साइड पे ना हो, वो सारे मेजर्स हमें उठाने चाहिए। प्रोसीजर, भाई प्रोसीजर हो रहा है, मार्किंग कर दो, है ना, इस तरह करते हैं ना। पेशेंट की आप UHID, पेशेंट का नाम 2 बार उसको चेक करो, ठीक है। रोंग पेशेंट ना हो, ये चेक कर लिया। प्रोसीजर आप रिटिन होना चाहिए कि भाई ये प्रोसीजर हो रहा है, ये प्लान किया, सब चीज़ उसके साथ एविडेंस भी लिखी हो, वो सब। फिर एक इन्फॉर्म कंसेंट होनी है, कंसेंट जरूर होनी चाहिए। भाई अगर आप कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं तो एक इन्फॉर्म कंसेंट भी होनी चाहिए जहाँ भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड्स, जो प्रिकॉशंस के स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो सब आपको लेने चाहिए। उसके अलावा क्या है कि पेशेंट को एप्रोप्रिएटली आपको मॉनिटर करना चाहिए। कब, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर, ठीक। और प्रोसीजर सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ड्यूरिंग का भी, प्रिवेंटिव भी, पहला भी जो आपने प्राइमरी किया था और बाद के, पूरा सब ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसी तरह से दिया गया है COP8। COP8 कहती है केयर ऑफ पेशेंट, ट्रांसफ्यूजन सर्विस आर प्रोवाइडेड एज पर स्कोप ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेफली। आपकी जो स्कोप ऑफ सर्विस है उसके अनुसार आपको जो ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं वो देनी चाहिए। कैसे, भैया ब्लड है, ब्लड कंपोनेंट्स हैं, है ना, उनको रेशनली यूज्ड होने चाहिए। उसके बाद और क्या है, उसके बाद वो कहता है कि आपको कंसल्ट भी देनी चाहिए, कंसल्ट लेनी चाहिए पेशेंट से। आपको ये ब्लड हम चढ़ा रहे हैं, ये है, पूरा कंसल्ट होना चाहिए, इन्फॉर्म कंसल्ट होना चाहिए। फैमिली एजुकेशन होनी चाहिए ब्लड डोनेशन के बारे में, है ना। उसके अलावा क्या है कि आपके पास ये होना चाहिए कि आप भाई अस्पताल चला रहे हैं कि इन इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड एक विद इन टाइम फ्रेम आपके पास आ जाए, ये भी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन फॉर्म कलेक्टेड होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लड आ गया और लगा दिया, आपने पहले उसका पूरा भरेंगे, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, ड्यूरिंग के नोट्स डालेंगे, डॉक्टर्स का काम है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स का, और बाद में पोस्ट ट्रांसफ्यूजन का कि कोई इवेंट हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ है तो उसका एनालिसिस हो, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन उस पर हो। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इसलिए संस्था को लागू करने होते हैं, ठीक है। आगे आया तो क्यों, संस्था का ही फायदा है। COP9 है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड केयर इन इंटेंसिव केयर एंड हाई डिपेंडेंसी यूनिट in a systemic manner. The organization provides care in intensive care and high dependency unit in a systemic manner. भाई साहब क्या करना है, HDU है, ICU है, ठीक है, जो भी केयर हो रिटिन बेस्ड हो, रिटिन गाइडेंस बेस्ड हो, खाली जबानी कुछ ना हो। ऑक्सीजन लगनी है, कैथेटर पढ़ना है, राइस ट्यूब पढ़नी है, वेंटिलेटर लगना है, ट्रिकोस्टमी होनी है, कोई मेडिसिन देनी है, सब रिटिन बेस्ड हो, ठीक, रिटिन गाइडेंस होना चाहिए बाय द क्वालिफाइड पर्सन। अगला क्या है, आपके यहाँ एडमिशन का, डिस्चार्ज का इंटेंसिव यूनिट में एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस कंडीशन में हम यहाँ से एडमिट कर सकते हैं, यहाँ से मतलब ये डिस्चार्ज का हमारा क्राइटेरिया इन HDU का भी और ICU का भी। ये नहीं कि साहब रात में एक पेशेंट आया बिल्कुल ठीक था, बोले ICU में इसलिए रख दिया कि अभी कंसल्टेंट ने नहीं देखा,
सेटिस्फेक्शन के लिए रख दिया। अब जो भी हो, लेकिन आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, ये पेशेंट हमारे आईसीयू में होंगे, ये पेशेंट हमारे एचडीयू में होंगे। आगे एडिक्वेट स्टाफ और इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। आईसीयू और एचडीयू में कभी भी भाई साहब वो नहीं करा जाता, कर्मचारियों के साथ या इक्विपमेंट के साथ कंजूसी नहीं होती। आपको एडुकेट होना चाहिए। फिर ACLS स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। डॉक्टर्स तो वहाँ क्वालिफाइड होंगे ही। साथ में क्या करना है, सिचुएशन बेस्ड प्रोसीजर करने की भी आपके पास सिस्टम होना, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपके पास एक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस को हमें वहाँ पे हर हाल में फॉलो करना चाहिए। अब आ जाते हैं भाई साहब अगले पर। अगला क्या है साहब, अगला है COP 10, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है वो सेफली प्रोवाइड कराने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए भाई, सेफली तो प्रोवाइड हर एक कोई कहता है, कैसे, हाई रिस्क केयर, हाई रिस्क ऑब्स्ट्रक्टिव केस आप कैसे करोगे, इमरजेंसी केस कैसे करोगे, प्रॉपर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि रात में अचानक कोई केस आया तो उसे कैसे मैनेज करोगे, टाइम वेस्ट किए वगैरह आपके पास पूरा होना चाहिए। नहीं अब डॉक्टर साहब आए, पता चला अरे मोब यहाँ भाग रहे हैं, उसके बाद कंसल्टेंट एनेस्थीसिया वाले को फ़ोन कर रहे हैं, ये एनेस्थीसिया नहीं मिला, अब दूसरे की व्यवस्था हो रही है, अब एम्बुलेंस नहीं आ रही है, नहीं 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 गड़बड़। आपके द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि जो केयर ऑफ हाई रिस्क ऑब्स्ट्रक्टिव केयर है, केसेस है, वो हमें कैसे करनी है किसी भी टाइम में, या अगर हमारे यहाँ नहीं हो रही तो हम किस हायर सेंटर पर रेफ़र करेंगे, उसका भी पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये जो पर्सन हाई रिस्क केयर कर रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव का, वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब एक बताओ, गायनी के केस में मेल स्टाफ आप लगाओगे, कॉम्पिटेंसी होगी इतनी अच्छी अपने भारत में, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड एक फीमेल हो, योग्य हो, जो समझता हो, जो पेशेंट की भावनाओं को समझता हो, पेशेंट को उसके इमोशनल स्तर पर जाकर उसको इमोशनली भी स्टेबल सहारा दे सके, फिजिकली तो वो दे ही दे, इस तरह का। एंटीनेटल सर्विस आपके यहाँ एंटीनेटल सर्विस भी होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट असेसमेंट होना चाहिए, उसकी उस असेसमेंट में न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी होना चाहिए। मैटरनल न्यूट्रिशन होता है ना, माता का जो न्यूट्रिशन होता है उसका पूरा असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद प्रीनेटल पोस्ट नेटल मॉनिटरिंग पूरी होनी चाहिए, प्रीनेटल भी और पोस्ट नेटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और भाई साहब व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, अब आपके पास उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। एक पेशेंट है, उसकी प्रीनेटल क्या था, पोस्ट नेटल केयर क्या की है, उसका पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद न्यूनेट्स केस हैं, केसेस जो हैं उनकी भी केयर आपके पास व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। आगे आते हैं COP 11 पर। 50% हमारी यात्रा पूरी हुई। COP 11 में क्या है, COP 11 कहती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विस। भाई साहब हम तो सेफ पीडियाट्रिक सर्विस दिलवा देते हैं, हमारे तो ICU है। नहीं भाई साहब, उसके लिए PICU चाहिए, है ना, NICU चाहिए, अलग केयर चाहिए, तो हमें वो सेफली होनी चाहिए वो। फिर क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए हमारी जो, और जो स्टाफ को, जैसे गायनी में कॉम्पिटेंसी चाहिए थी ना स्टाफ की, ऐसी चिल्ड्रंस में भी एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। दोज हु केयर फॉर चिल्ड्रन हैव एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी। मेरी एक पर्सनल है, छोटे बच्चों के लिए, जैसे गायनी में फीमेल स्टाफ अच्छा होता है, ऐसे छोटे बच्चों के लिए मैच्योर फीमेल स्टाफ जो एम्पैथी रखता हो, जो एक बच्चे को समझ सकता हो, उसको रखना है। अब एक नया स्टूडेंट टाइप कोई लड़का आपने रख दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि बहुत कम वो बच्चे की फीलिंग्स और बच्चे को पेन को और उसको समझ पाए। और आपने एक मदर जो खुद एक पेरेंट है,
वहाँ पे कोई नर्सिंग स्टाफ रखा, उसकी फीलिंग्स बच्चे के लिए अलग ही होगी। तो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए जब भी NICU का हम स्टाफ रखते हैं, केयर करते हैं, कॉम्पिटेंसी देखनी चाहिए। प्रोविजंस आर मेड स्पेसिफिक केयर ऑफ चिल्ड्रन होती हैं, ये नहीं BP पल्स वजन बता दिया आपने, RT फीड करा दिया। भैया इमोशंस लेवल पर देखना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीडियाट्रिक असेसमेंट, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इम्यूनाइजेशन असेसमेंट है, पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए और ये हमें अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन को करानी है, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, बच्चों में भैया बच्चों की चोरी भी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे मेजर्स अपने पास, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए कि चाइल्ड और न्यूनेट अबडक्शन एंड एब्यूज को प्रिवेंट करें, हो ही ना, इसका बहुत ध्यान रखना है। चाइल्ड जो मेंबर्स हैं, चाइल्ड फैमिली मेंबर्स हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में और सेफ पेरेंटिंग के बारे में शिक्षा देना आपकी ड्यूटी है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, COP 11 कहता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विसेज के अंतर्गत। ठीक है सर। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, आपका आ जाता है स्टैंडर्ड COP 12 प्रोसीजर्स सेडेशन इज प्रोवाइड इन ए कॉन्सोनेंट एंड सेफ मैनर। भैया जो सेडेशन का प्रोसीजर है वो कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए और जो भी आप उसकी एक इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट और ट्रेंड पर्सन होने चाहिए जो सेडेशन दे रहे हैं। वो द पर्सन जो मॉनिटर कर रहा है उसको पूरा का पूरा वो भी एक क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। जो स्टाफ है, इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनिमम हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशंस एंड लेवल ऑफ सेडेशन, ये सब डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटर होना चाहिए। आफ्टर सेडेशन सेम डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है। क्राइटेरिया आर यूज्ड टू डिटरमाइन द appropriateness of the discharge from the ऑब्जर्वेशन एंड रिकवरी एरिया। एक क्राइटेरिया आपके पास डिटरमाइंड निश्चित होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं उसको भेजते हैं, तो वो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। छोटे प्रोसीजर का एडमिशन क्या है, छोटे प्रोसीजर का डिस्चार्ज क्या करना है और किस कंडीशन में करना है और कैसे करना है, पूरा। हम बार बार क्यों कहते हैं रिटन गाइडेंस? भाई ऐसा नहीं होता, आज आपने किसी बता दिया, दूसरे मैनेजर साहब आए उन्होंने दूसरी बात बता दी, तीसरे डॉक्टर साहब आए उन्होंने तीसरी बात बता दी। नहीं जी, ये हमारे पास रिटन है, इसे फॉलो करते हैं। पॉलिसी और प्रोटोकॉल इसलिए बनाए जाते हैं और NABH आपको बार बार सिखाता है कि आपके पास पॉलिसी प्रोटोकॉल अपने बने हुए होने चाहिए, रिटन, जिन्हें बार बार ना बताना पड़े। अगला क्या है, इक्विपमेंट और वर्क फोर्स प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए भैया, प्रॉपरली भी हो और फिट भी हो। इसी तरह COP 13 यही बोलती है कि जैसे एनेस्थीसिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ए कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। कंसिस्टेंट और सेफ मैनर में सेम वही उसी की तरह सेडेशन वाला ही पॉइंट है कि जो बंदा हो वो क्वालिफाइड हो, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन पूरा हो कि हमें किस तरह से क्या करना है। उसके बाद पोस्ट एनेस्थीसिया स्टेटस वो भी पूरा डॉक्यूमेंटेड हो और ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया पूरा रेगुलर जो आप टेम्परेचर, हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। और क्या बात कहना चाहता है इसके अंतर्गत? वो कहना चाहते हैं कि टाइप ऑफ एनेस्थीसिया आपने क्या दिया, ठीक,
मेडिसिन क्या दी वो आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एनेस्थीसिया जो आपने अप्लाई किया उसका क्या क्राइटेरिया था वो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, रिकवरी एरिया में जो आप जो कर रहे हैं वो भी होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन भी आपकी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि आपने ये सब इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन आपने जो है फॉलो की हैं। और पोस्ट एनेस्थीसिया स्टेटस वो भी पूरा मॉनिटर्ड और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है COP 14। सर्जिकल सर्विस आर प्रोवाइडेड इन ए कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। जो सर्जिकल सर्विसेज हैं वो भी कोई सेम सब चीज़ चल रही है कि वो कंसिस्टेंट और सेफ मैनर में होनी चाहिए। सर्जिकल पेशेंट प्री ऑप असेसमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली बिफोर सर्जरी चेक होने चाहिए, अच्छे से लिखे होने चाहिए। साहब इन्होंने पार्ट पे अब कई बार OT वाले कहते हैं साहब पार्ट प्रिपेयर नहीं किया, इन्होंने सेविंग नहीं की, इन्होंने ये नहीं किया। भाई साहब आपका वहाँ डॉक्यूमेंटेड था नहीं, ये तो खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ को इतना पता होना चाहिए। दिस इज नॉट, ये NABH कहता है ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये सब नहीं मानी जाएंगी। आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप किसी के ऊपर छुरा चलाने जा रहे हैं, आप सर्जिकल लेने जा रहे हैं, तो आपका सब प्री और पोस्ट और ड्यूरिंग द सब कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप रोंग साइड, रोंग पेशेंट एंड रोंग सर्जरी के लिए ना हो। आपका कड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो एनी एंड हाउ फॉलो करना चाहिए। एक कंसेंट बिफोर सर्जरी 100% पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई इसमें खतरे हैं, ये सब होगा। सब पेशेंट अगर होश में है तो पेशेंट के सिग्नेचर और साथ में अटेंडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। भाई मैं पेशेंट हूँ, मेरी लैब कोली करने जा रहे हो तो मुझसे कंसल्ट तो ले लो, है ना, होना चाहिए। अगर ऑपरेटिव पेशेंट है उसके ट्रांसफ़र नोट्स, रिकवरी एरिया से ट्रांसफ़र नोट्स, ICU गया है तो वहाँ से वहाँ को ट्रांसफ़र नोट, ICU से वार्ड में आया तो वहाँ का ट्रांसफ़र नोट्स पूरा पड़ा होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर गाइडेड डॉक्यूमेंटेड प्लान होना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव का। ये सब आपको करना है। ये नहीं कि साहब उसका सिर क्यों उठा दिया, उसे हेड अप क्यों कर दिया, ये तो खुद अंडरस्टैंडिंग। अरे भाई अंडरस्टैंडिंग खुद गई भाड़ में, आपको करना है। NABH कहता है आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आगे एप्रोप्रिएट फैसिलिटी का हमें ध्यान रखना ही है। इक्विपमेंट हमारे ठीक हों, उनके प्रिवेंटिव मेजर तो रखे हों, इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे अच्छे हों, सप्लाई वगैरह उसकी अच्छे से उसका पूरा हमें ध्यान रखना है। और स्टाफ तो क्वालिफाइड होना ही चाहिए, स्टाफ से लेके डॉक्टर्स तक सारे लोग। बाकी क्या कहता है COP 15? COP 15 कहता है सर कि द ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज़ कैरीड आउट सेफली। अगर आपके यहाँ ये लागू होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, तो इसमें सबसे पहले आपका लीगल हो, परमिट हो, और जो वहाँ के लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, नियम और कानून हैं, उनको आप वहाँ पे फॉलो करें। लोगों को डोनेशन के बारे में अवेयर कराएं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो काउंसलिंग करे वो क्वालिफाइड ट्रेड पर्सन करे। ठीक है, COP 16 में आते हैं केयर ऑफ पेशेंट के। द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज द मैनेजेस पेशेंट्स हु आर एट हायर रिस्क एंड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को वल्नरेबल पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट हैं जो रोगी हैं जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, जो वल्नरेबल पेशेंट है उनके लिए क्या करना, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट देना। अब भाई बुजुर्ग है तो भाई उनके फॉल रिस्क का, कहीं गिर ना जाए उसका तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ना। उनकी जो साइड रेलिंग है वो संभाल के लगा के रखना पड़ेगा, है ना। और आप फॉर द एग्जाम्पल स्ट्रेचर पर ले जा रहे हो तो बेल्ट बांध के रखना होगा ना। वैसे तो सभी पेशेंट को ऐसे करना चाहिए। आप व्हील चेयर पर ले जा रहे हो तो बेल्ट बंधी हो, वो बेड सीट है, जो एक शीट है वो उनको कवर किए हुए हो। ठीक है, उसके अलावा वो टॉयलेट जा रहे हैं कहीं गिर ना जाए तो स्पेशल केयर आपको करनी पड़ेगी। कोई बच्चा है उसकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति है आपको बांधना पड़ रहा है तो उसके लिए आपने कंसल्ट ली नहीं ली, आप कंसल्ट लें। लोगों को काउंसलिंग प्रॉपर्ली की नहीं की, इस बात का पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला आता है COP 17
इसमें कहता है पेन मैनेजमेंट फॉर पेशेंट इज डन इन कंसिस्टेंट मैनर। वही वाली बात आ जाती है, पेन मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेज्ड होना चाहिए पेशेंट की कैपेसिटी के अनुसार। स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीन पेशेंट को हमें पेन जो ट्रीटमेंट है उसका रीअसेसमेंट और असेसमेंट बार बार करने के बाद जो वो प्लान सेट करना चाहिए, योग्य व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। और जो पेन एविएशंस मेजर्स हैं, मेडिकेशंस हैं, ठीक है, ये इनिशिएटेड होने चाहिए, टाइटर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड एंड रेस्पॉन्स। सीधी सी बात है। COP 18 क्या कहता है? रिहेबिलिटेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन अ सेफ, कोलैबोरेट एंड कंसिस्टेंट मैनर। COP 18 ये कहता है कि भैया पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, ऑर्थो का पेशेंट है, इंजरी के पेशेंट है, उनको किसी भी पेशेंट है, फिर भाई आता है एक बड़ी स्टेज में जाता है, बीमार हो गया, बेड रिटिन है, फिर वो घर जाता है, तो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज वो आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करानी चाहिए और वो सब जो है एक इन्हें कंसिस्टेंट मैनर में करानी चाहिए, ठीक है। कोलैबोरेट होनी चाहिए हमारी अन्य सर्विसेज के साथ, मेन ऐसा नहीं साइड में है, ठीक है। और ये जो गाइडेड होनी चाहिए फंक्शनल असेसमेंट एंड पीरियोडिक रीअसेसमेंट के द्वारा और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी प्रोग्राम इसमें लागू होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। आगे आ जाते हैं COP 19। न्यूट्रिशनल थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स कॉन्स्टेंटली एंड कोलैबोरेटली। जैसे रिहेबिलिटेशन सर्विस थी, ऐसी न्यूट्रिशनल थेरेपी का ध्यान रखना है, स्क्रीन करना पेशेंट को, किसी को विटामिन D की ज़रूरत है, किसी को प्रोटीन की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, ये सब हमारा रूटीन होना चाहिए। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को हमें एजुकेट कराना चाहिए कि देखो भाई ये डाइट हमने यहाँ अवेलेबल कराई, अब आप घाट जा रहे हैं तो घर पे आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। धूप में 20 मिनट सुबह सुबह बैठाना, विटामिन D मिल जाएगा। ये जो है उसका पीलिया का पेशेंट था तो साहब इसको आप मीठी चीज़ दें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ दें। ये आप कार्डियक पेशेंट था, इसको ज़्यादा चिकनाई ना दें, थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपको न्यूट्रिशनल चीज़ें आपको बतानी है। दोस्तों अब हम आ गए हैं लास्ट पड़ाव पर COP के स्टैंडर्ड नंबर 20 स्टैंडर्ड्स में क्या है? एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर से संबंधित है। इसमें है कि एंड ऑफ लाइफ केयर इज प्रोवाइडेड इन ए कंपैशनेट एंड कंसिडरेट मैनर। देखिएगा ये इस जीवन का एक सत्य है। जब भी कभी एंड ऑफ लाइफ केयर का मामला आता है उसमें आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, जो आपकी लीगल जिम्मेदारियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और साथ में आपको देखना है उस पेशेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। किसी को पेन मैनेजमेंट है, किसी को बॉडी रिलैक्स करनी है, किसी को आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है, ऑक्सीजन देनी है ना। और ये और फिर साथ में फैमिली की सपोर्ट भी। तो इसमें एंड ऑफ लाइफ केयर इज प्रोवाइडेड इन ए कंपैशनेट एंड कंसिडरेट मैनर का मतलब ही ये है कि आपका मानवीय पहलू ज़्यादा हो, संवेदनशील हो, मर्सीफुल हो, टेंडरनेस हो केयर में। देखिएगा वो तो सभी के साथ हम लोग ऐसा करते हैं कि सभी के साथ हम टेंडरनेस के साथ टेंडर केयर देते ही हैं। ख़ास तौर से गायनी, PICU, NICU सब में स्पेशल टेंडरनेस केयर की ज़रूरत होती है। बट एंड ऑफ लाइफ केयर के मामले में आपका इमोशनल स्ट्रोक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप उस लेवल पर बैठिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, ऐसा सत्य है जो हमारे साथ होना है, आपके साथ होना है, वहाँ पर हमें किस तरह से काम करना है। बहुत संवेदनशील होने के बाद ही ये काम किया जा सकता है। तो ये बात हमारा इस तरह से COP 20 यहाँ पर फिनिश हुआ और हमारे ये चैप्टर COP केयर ऑफ पेशेंट फिनिश होता है। नेट एंड सेल में जाएं तो केयर ऑफ पेशेंट में इस चैप्टर में हमारे 20 स्टैंडर्ड्स में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक तो सारी केयर जो भी होगी वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, सारे ऑर्डर्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। अगर और जो मेडिसिन हैं
वो आपका मेडिसिन चार्ट कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। ड्रग इंडिकेटर्स लिखे होने चाहिए कि ये पेन किलर है, ये एंटीबायोटिक है, ये उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। आपका हैंडओवर जो है रिटिन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपके डेली के इन्वेस्टिगेशन जो आपका इन्वेस्टिगेशन चार्ट होता है फाइल में, उसमें होनी चाहिए, ताकि एक डॉक्टर उठाए ऐसे और पता चल जाए कि 11 तारीख में इन्वेस्टिगेशन थे, 12 में ये थे, 13 में ये थे, 14 में ये थे, 15 में थे। फिर इस तरह से उसको एकदम टैली कर ले कि इम्प्रूवमेंट है या डिक्रीज है इन्वेस्टिगेशन में। वाइटल चार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो, इनपुट आउटपुट आपका बिल्कुल लिखा हुआ हो। सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो। कॉल बैक पॉलिसी, अगर मान लो कोई मेडिसिन अगर कोई आपको बताता है कि आप जो है पैरासीटामोल लिखिए, तो आप सर को बात कीजिए, सर P4 पैरेट है ना, R4 रेट है ना, इस तरह से 2 बार पूछ के करिए। बाद में उस पर सिग्नेचर कराइए। 24 आवर्स में डॉक्टर्स के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट पे कंसल्टेंट के सिग्नेचर होने चाहिए, मेडिसिन पे डॉक्टर्स के सिग्नेचर कंपलसरी हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, संवेदनशीलता, क्लियरिटी, नियम और कानूनों का पालन जो वहाँ के हों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर केयर ऑफ पेशेंट को बनाया गया है। बाकी डिटेल आप जब बार बार इसको आप सुनेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम अगला चैप्टर अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है, जब आप ये वीडियो देखते हैं, इससे कुछ सीखते हैं या हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप देखिएगा कि रात में 12 बजे से 1 या 2 बजे तक, 3 बजे तक हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। हम कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, प्रोफेशनल हमारे पास कुछ नहीं है। मोबाइल सामने, एक हाथ में मोबाइल रखने के बाद हम आपसे बातें करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, केवल इसलिए कि ज्ञान को बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, आपका भी बढ़ता है। अल्टीमेटली इससे जो है सभी को लाभ होने वाला है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आप कमेंट्स भी दीजिएगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।